जिसने बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेली, आज वो करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। कल्पना सरोज आज 900 करोड़ रुपए की कंपनी संभाल रही है। कमानी ट्यूब की चेयरपर्सन कल्पना सरोज आज सबके लिए प्रेरणा है, जिन्होंने बाल विवाह, घरेलू हिंसा, परिवार और रिश्तों में अपमान झेला, आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त जो लोग खुद को संभाल लेते हैं वो कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। और ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। एक वक्त ऐसा भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को बदल दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है कल्पना जी की पूरी कहानी। कल्पना जी का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। परिवार बहुत गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना जी को बचपन से ही काम करना पड़ा। कल्पना जी गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था उसकी मदद से घर चल जाता था। कल्पना जी जब केवल 12 साल की थी तब उनकी शादी उनसे 10 साल बड़े एक आदमी से कर दी गई। शादी के बाद कल्पना विदर्भ से मुंबई की झोपड़पट्टी में आ गई। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। उनका ससुराल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ससुराल वाले और पति की मार खाते खाते उनके सारे बदन पे जख्म हो गए थे। शादी के 6 महीने बाद जब उनके पिता उनसे मिलने आते, कल्पना जी अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और पिता भी ससुराल में उनकी हालत देखकर जोर जोर से रो पड़े। और कल्पना जी की हालत देखकर उनके पिता उनकी बेटी को उनके घर ले गए और उनके आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन उनके गांव वाले हमेशा कल्पना जी को ताने मारते थे। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना जी और उनके परिवार को दे दी गई। और यही नहीं, मुसीबत तो तब आन पड़ी जब परिवार वालों का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर दिया। तमाम मुश्किल झेल रही कल्पना जीने की उम्मीद खो चुकी थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब कल्पना जी ने जहर पी लिया और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो अधमरी हालत में थी, पर डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। हॉस्पिटल में जो लोग उनसे मिलने आते वो उन्हें कहते कि अगर तुम मर जाती तो लोग तुम्हारे ही बारे में बुरा भला कहते। फिर कल्पना जी ने सोचा कि अगर कोई मर जाता है फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं क्यों लोगों की बातों पर ध्यान दूं। उन्होंने ठान लिया कि जिंदगी में कुछ करना है। फिर अपने माता पिता की अनुमति लेकर कल्पना जी सिर्फ 16 साल की उम्र में मुंबई चली गई काम की तलाश में। और उनके किसी रिश्तेदार ने उनकी नौकरी एक गारमेंट की दुकान में लगा दी। वहां उन्हें सिर्फ 2 रुपए रोज की मजदूरी मिलती थी। वहां काम करते हुए कल्पना जी ने बड़ी ही बारीकी से काम सीखने की कोशिश की। वो समझ चुकी थी कि गारमेंट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा काम है। उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने का फैसला लिया। सरकारी स्कीम की मदद से थोड़े से पैसे उन्हें लोन से मिल गए। उन्होंने उन पैसों की मदद से एक सिलाई मशीन खरीदी और अब वो खुद लोगों के कपड़े सिलने लगी। उनकी कमाई 2 रुपए से बढ़कर 10 रुपए तक हो चुकी थी। कल्पना जी ने 17-18 घंटे तक काम किया। उनकी कमाई में से कुछ हिस्सा वो अपने खुद गुजारे के लिए रख लेती थी और कुछ अपने घर भेज देती थी। कुछ दिनों के बाद उनके घर वाले भी मुंबई आ गए। उनकी छोटी बहन अचानक से बीमार हो गई और उनकी दवा का खर्च इतना ज्यादा था कि कल्पना जी की सारी कमाई उनकी दवाइयों पे खर्च हो जाती थी और दवाइयों का खर्च बढ़ता ही गया। और आखिरकार बीमारी का इलाज पूरा न होने के कारण उनकी छोटी बहन की मौत हो गई। फिर कल्पना जी उस दुख से उभर कर और ज्यादा मेहनत करने लगी, ज्यादा पैसे कमाने लगी। कल्पना जी ने अपनी सेविंग से बचाए हुए कुछ पैसों से एक फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की। फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। फिर उसके बाद उन्होंने सुशिक्षित बेरोजगार युवक नाम की संगठन भी खोली। वो उस संगठन के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी देने लगी। कल्पना जी ने 1999 तक काफी ज्यादा पैसे कमा लिए। फिर उन्होंने अपनी किस्मत बिल्डर लाइन में आजमाने का सोचा और किस्मत का साथ उन्हें ऐसा मिला कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। लेकिन फिर भी मुसीबत तो आनी ही थी। वो एक महिला थी और उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बड़े बड़े बिल्डरों के आंख में खलने लगा था। उन बिल्डरों ने मिलकर कल्पना जी की सुपारी अंडरवर्ल्ड को दे दी थी। ये खबर कल्पना जी को मिलने के बाद कल्पना जी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कमिश्नर से कहा, मुझे मारने की सुपारी दी गई है। फिर कमिश्नर ने कहा कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए। तो कल्पना जी ने जवाब दिया, मुझे सिक्योरिटी नहीं, एक गन का लाइसेंस दे दीजिए, क्योंकि मैं खुद की सुरक्षा खुद करना चाहती हूँ। और उन्हें एक लाइसेंस वाली गन दे दी जाती है। ये वक्त सन 2000 का था जब कुछ मजदूर उनसे मिलने आए थे और कहने लगे कि कमानी ट्यूब्स कंपनी के लिए आप कुछ कीजिए। कमानी ट्यूब्स वो कंपनी है
जो 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने सिक एक्ट के द्वारा उस कंपनी के वर्कर को चलाने के लिए वो कंपनी वर्कर्स को देती। वर्कर्स मिलके भी कंपनी को 1988 से 1999 तक सिक एक्ट से बाहर नहीं निकाल सके और कंपनी पर 116 करोड़ का कर्जा भी हो चुका था। कंपनी में 2 यूनियंस थी और 140 से भी ज्यादा केस पेंडिंग थी। फिर कंपनी की कमान कल्पना सरोज जी ने अपने हाथों में ले ली। उन्होंने एक टीम बनाई और कंपनी पर काफी मेहनत भी की और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2006 आने तक उन्होंने कंपनी पर था जो सारा कर्जा वो सब चुका दिया और जो भी कंपनी पर केस पेंडिंग थे उनका भी निपटारा कर दिया और 2006 में वो कमानी ट्यूब्स की प्रेसिडेंट भी बन गई। कल्पना जी और उनकी टीम ने मिलकर कंपनी को 2009 तक सिक एक्ट से बाहर निकाल लिया। कल्पना जी की कमानी ट्यूब्स और अन्य 6 कंपनी का टर्नओवर मिलकर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कल्पना जी को सफल महिला उद्योजक होने के कारण 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कल्पना जी की ये कहानी उन सभी महिलाओं और बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी मजबूरियों की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। उनके संघर्ष की ये कहानी आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देने के काम आएगी। कल्पना सरोज जैसी इस महान महिला को हमारा भी दिल से सलाम।